पुनः आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सीधे चलते हैं विशिष्ट बालक की तरफ। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? एक बार रुकिए, मैं अपना पहले कैमरा बंद कर लूं। बेवजह का नेटवर्क खा रहा है ये। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, पहले कैमरा बंद कर लूं अपना मैं। स्क्रीन दिख रही है। पहले कैमरा बंद कर लूं अपना मैं, बेवजह का स्क्रीन नेटवर्क खाएगा ना। उसके बाद मैं जुड़ता हूं आप लोगों से। कहाँ व्हाइट बोर्ड आ गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को? अब दिखने लगा। अपना वीडियो पहले बंद कर लेता हूं। चलिए, आप लोगों का स्वागत है पुनः आज की कक्षा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से विशिष्ट बालकों पर। ये कहां से आ गया? सब तो हो गया गड़बड़। चलिए, खोल रहे हैं कुछ और, खुल रहा है कुछ और। हम सीधे आपको ले चलते हैं, वहीं से जोड़ते हैं। हैंग कर रहा है क्या सर? नहीं, हैंग नहीं कर रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है अब? विशिष्ट बालक दिख रहा है सर। चलिए, आज हमारी चर्चा खास करके इन्हीं बालकों पर ही चर्चा होनी है, क्योंकि ये बच्चे आपके विद्यालय, जो कि आपको तैयारी का आपका उद्देश्य ही है बच्चे स्कूल में जाना और शिक्षण का कार्य करना। आपका लक्ष्य है जो परीक्षा पास करना है। इस परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल के रूप में आपके सामने जो आएंगे यहाँ से, तो आपके विशिष्ट बालक ही मिलेंगे। आपको बालकों के बारे में आपको जानना है। आपकी कक्षा में कई तरह के बालक मिलेंगे। कोई बहुत तेज होगा, प्रतिभाशाली होगा, कोई मंदबुद्धि होगा, कोई विकलांग होगा, कोई मूक बधिर होगा। मतलब तरह तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। कोई चोरी करने वाला बच्चा मिलेगा, कोई झूठ बोलने वाला मिलेगा, कोई उसमें ऐसा मिल सकता है जो नशा करता हो, कोई ऐसा भी बालक मिल सकता है जो गलत संगत में हो। ताश खेलने वाला बच्चा मिलेगा या जुआ खेलने वाला बच्चा मिलेगा। ये सारे बच्चे आपके जो होते हैं, ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो बच्चा बहुत बुद्धिमान हो, चाहे बच्चा वो बहुत ही मंदबुद्धि हो, चाहे वो बालक किसी कार्य में बहुत सिद्धस्त हो, चाहे बहुत ही कमजोर। मतलब खास करके विशिष्ट बालक उन बालकों को कहते हैं जो आपके एक मानक स्तर, जो मध्यम स्तर जो आपका है, ये जो मध्यम स्तर से ऊपर या नीचे के बच्चे जो होते हैं, बहुत ऊपर का बच्चा हो या बहुत नीचे का बच्चा हो, इन सारे बच्चे आपके विशिष्ट बालकों में आपके आते हैं। विशिष्ट बालक का तात्पर्य कतई नहीं है कि विशिष्ट बालकों में मात्र जो है आपके बिल्कुल बेकार के बच्चे आते हैं, आपके मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, आपके ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले ही बच्चे आते हैं, नशा वाले बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है। मूक बधिर बच्चे आते हैं या ऐसा नहीं, बिल्कुल है। विशिष्ट बालक में आपके जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी आपके आएंगे, और जो बिल्कुल मंद बुद्धि बच्चे हैं या बिल्कुल सृजनात्मक बच्चे जो आपके हैं, या बिल्कुल जो है कि हर चीज में बिल्कुल अपंग हैं, ये सारे बच्चे आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में शामिल होते हैं आपके हैं। सामान्य बच्चों को छोड़ करके, मतलब वही बच्चे जो सामान्य काम कर ले जाए, उन बच्चों को छोड़ दीजिए और उनके श्रेणी के इतर। एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। सामान्य बालकों की श्रेणी के अलावा जो भी बच्चे आपके हैं, सारे के सारे बच्चे आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। इसमें एक परिभाषा स्किनर ने दिया हुआ है। एक परिभाषा क्रो एंड क्रो की है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। उसमें लिखा हुआ है, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और वह विशिष्टता इस प्रकार की हो कि अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। मतलब ये हो गया कि जब किसी बालक को किसी काम को कराने के लिए विशेष प्रकार के कार्य करना पड़े, विशेष प्रकार के उसका सहयोग करना पड़े,
या बिना सहयोग के ही, सामान्य बालकों को सहयोग करने जो काम हो जाए, अगला बालक बिना सहयोग के ही वो काम कर ले जाए। ये सारे बालक आपके किस में आएंगे? आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आपके आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले विशिष्ट बालकों का स्वरूप देख लीजिए कि विशिष्ट बालक कहते किसको हैं। मिला जुला करके इसकी 3 श्रेणी बनाई गई है विशिष्ट बालकों की। एक है सामाजिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट है और सामाजिक रूप, पहला आपका मानसिक रूप से विशिष्ट है, शारीरिक रूप से विशिष्ट है और आपका सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो देखिए, मानसिक रूप से विशिष्ट का मतलब है कि मान संबंधित लिखा हुआ है, प्रतिभावान और पिछड़े बालक। पहला शब्द थोड़ा समझ में नहीं हमारे आ रहा क्या चीज लिखा हुआ है, मान संबंधित लिखा हुआ है। फिलहाल प्रतिभावान और विशेष पिछड़े बालक और इसी में सृजनात्मक बालक भी आपके आते हैं। इससे तात्पर्य मुख्य रूप से यह होता है, मेरी आवाज सबको मिल रही है ना? जी जी। मेरी आवाज तो मिल रही सभी लोगों को? कोई बोल दे, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, मिल रही है। चलिए ठीक है। यस सर। देखिए, मानसिक रूप से विशिष्ट का मतलब ये हो गया कि वे बालक जिनका आईक्यू लेवल 90 और 110 से या तो ऊपर है या तो 90 से कम है, 80 या 90 से कम है, या तो प्रतिभावान बालक है या तो जो बिल्कुल मंद बुद्धि में आते हैं। मतलब 80 से कम अगर आपका बालक की क्षमता आईक्यू लेवल अगर है, तब भी बालक को मंद बुद्धि में आता है। अगर बालक का आईक्यू लेवल 130 या 120 से ऊपर है, तब भी वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है, प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में आता है, सुपर बालकों की श्रेणी में आता है। अगर बिल्कुल जो है कि उसकी आईक्यू लेवल उसका जो है कि जो 90 मानक बीच का 90 बीच का बनाया गया है, 90 से नीचे अगर है, या मान लीजिए कि 90 से नीचे, मान लीजिए 80 से नीचे आ गया उसका आईक्यू लेवल अगर है, तब भी वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएगा। तो मंद बुद्धि रहेगा, अगला वाला प्रतिभावान रहेगा। तो पिछड़े बालक के जरूरी नहीं एक बालक वो जो सामान्य आईक्यू लेवल उसका कम हो, इसके लिए जरूरी नहीं है। पिछड़ने कई कारण हो सकते हैं। कुछ बालक तो सामान्य बुद्धि के, समान आईक्यू लेवल के होते हैं, लेकिन किसी विशेष कारण, पारिवारिक समस्या के कारण या नशा के कारण या किसी अंग में विशेष घाव के कारण, या मतलब कोई समस्या आ गई, आंख खराब उसकी हो गई, हाथ खराब हो गया, कहीं पर घाव लग गई, इस कारण से कुछ बालक पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालक जो सामान्य जो सीखने का जो टाइम है उस चीज को जो अचीव नहीं कर पाता है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक के जरूरी नहीं है वो बालक जो है बुद्धि से कमजोर है। हाँ, विशेष कारण कोई हो सकता है जिसके कारण बालक पिछड़ गया वहां से। वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में देखिए क्या होता है, इसे इसमें निश्चित रूप से विकलांग बालक आपके आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विकलांग बालक नहीं, क्या बोलते हैं इसमें? मोदी जी ने नया शब्द क्या दिया है विकलांग बालकों के लिए? दिव्यांग। दिव्यांग शब्द दिया गया है, दिव्यांग शब्द दिया गया है। तो विकलांग यहाँ लिखा, वास्तव में शब्द क्या हो गया होना चाहिए? यहाँ पे दिव्यांग होना चाहिए, दिव्यांग बालक। जिसके पास आंख ना हो बताओ, जिसके पास आंख ना हो क्या दिव्यांग होगा वो? जी सर। जिसके पास एक पैर ना हो क्या दिव्यांग होगा? जी सर। क्या दिव्यांग लेके पैदा हुआ है वो? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल वही बात है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, अगर झूठ कहना पड़ता है उसको है। वास्तव में शब्द विकलांग ही सही है, क्योंकि वास्तव में उसका अंग डिस्टर्ब कहीं कहीं से। लेकिन भाई मोदी जी कह देंगे तो कौन उसको रोक सकता है? तो कहते हैं हमको निवेदन करना पड़ेगा उसको। फिलहाल अब दिव्यांग बालक की समझिए उसको। जज भी वही जो कह रहे हैं, वही जज भी ऑर्डर दे रहे हैं। तो भाई ऑर्डर देंगे ही, क्योंकि इसमें वर्तमान में तो सारी सत्ता, सारी चीजें उन्हीं का अधीन है ना, तो उनका देना ही पड़ेगा। तो देखिए विकलांग, हाँ, जज कहता है कि खेल के बाद भी नियम लगाए जा सकते हैं, दोनों चीजें। सही है, सारी चीजें हैं। कभी कहेगा पहले, कभी कहेगा बाद में। देखिए विकलांग बालक जो आपका यहाँ पे है, विकलांग का शाब्दिक अर्थ है जो बालक जो है कि हाथ से, पैर से, आंख से या कहीं से मतलब डिस्टर्ब जो हो। अगर बच्चा आपके आंख से डिस्टर्ब है तब भी उसको सही आपका अधिगम सही से नहीं कर पाएगा भाई, तब उसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। उसको ब्रेल लिपि में कितने चित्र होते हैं? कितने डाट ब्रेल लिपि में होते हैं? 6 सर। 6 होते हैं। इसका आविष्कारक कौन? लुई ब्रेल लिपि के? लुई ब्रेल। बिल्कुल सही जवाब आपका है। लुई ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, खुद भी लुई ब्रेल खुद अंधे थे।
जी सर। लुई ब्रेल के बारे में लोग कहते हैं कि मतलब कुछ दिन बाद, अब पहले अंधे थे, बाद में तो ये अंधे हो गए थे बाद में ये। तो बाद लुई में ब्रेल सर ने वो ही जो है आपके, हाँ सर बाद में सोच हुए लिए थे, थे। फिलहाल लुई ब्रेल, जी बिल्कुल, शायद लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिप का आविष्कार किया है, और उसके 6 डार्ट्स होते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये। तो विकलांग बालक जो हैं आपके, एक तो आपके मूक बधिर हो गए, जो बोल नहीं पाते हैं, जी जो सर। जो कान से बहरे होंगे, नॉर्मली रूप से मुख से भी वो मूक बधिर होते हैं, क्योंकि कान अगर सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा वो। तो मूक बधिर और श्रवण बधिर दोनों बिल्कुल समान कैटेगरी आती है। अगर शुरुआत से है, दोनों लगभग होगा आपको बालक को। तो श्रवण बाधित भी वही चीज है। श्रवण का मतलब होता है कान, कान का मतलब होता है श्रवण। तो मूक बधिर, दोनों चीजें एक दूसरे से है। देखिए दृष्टि बाधित आपका यहाँ पे है, दृष्टि बाधित। अगर जी किसी सर। की दृष्टि जो है, किसी की आंख, 3-4 तरह की आंखों में रोग होते हैं बचपन में। आप रोगों के बारे में जानते हैं, मैंने कई बार बताया है विज्ञान में आपको। इसमें दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, और आपका द्विफोक्सी, क्या बोलते हैं, उभया दृष्टि दोष, और आपका बेलनाकार, और आपका दृष्टि वैषम्य। 3-4 तरह के रोग होते हैं। एक रोग आपका जन्मजात होता है, जिसमें कलर, जिसको हम कलर विजन कहते हैं, कलर विजन। जी सर। तो लेकिन ये इनमें सर से विकलांगता में नहीं है। ये सब कौन ये विकलांगता सब में है? ये सब दोष है सर, विकलांगता इसको नई श्रेणी में नहीं लेते हैं इसको। अरे भैया, आपका जो अगर नहीं करंट कलर विजन तो नहीं आएगा उस विकलांगता में। कलर विजन जी विकलांगता में नहीं आता है। लेकिन अगर आपके आंखों में दोष है, मतलब आपके आंखों को समस्या ये है ज्यादा, अगर आपकी आंखें बिल्कुल दिख नहीं पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सर इसका निवारण भी हो जाता है ना। इस रोग का निवारण भी चश्मे के द्वारा हो जाता है, इसलिए इसको विकलांगता में नहीं रखते हैं। लेकिन दृष्टि बाधित मतलब होता है इसकी आंख पूरी तरह से खराब हो गई हो, आंख से देख नहीं पा रहा हो। लेकिन आपको समझना होता है कि अगर कोई बच्चा इस कक्षा में बैठा हुआ है और बहुत आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, कई बार अक्षर पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको ध्यान देना है बच्चे को कोई समस्या बच्चे के है। आपके घर में कोई अगर लड़का है, कभी लगातार किताब में, आपके घर में कोई बच्चा आ गया है जो किताब में बिल्कुल मुड़ी घुसा लिया है, मतलब किताब को बहुत नजदीक देके पढ़ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि बच्चे को दिक्कत क्या है। भाई विद्यालय के आप मास्टर हैं, आप विद्यालय का अध्यापक आप है ना, तो विद्यालय में सारे बच्चे पहुंचेंगे तो गार्जियन को बताना पड़ेगा कि हाँ बच्चे को आपको ये समस्या है, इसको दिखा दीजिए। बच्चे को आपको निकट दृष्टि दोष है, बच्चे को आपको दूर दृष्टि दोष दिखा दीजिए बच्चे को, नहीं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा आपका। तो बच्चे पिछड़े होने के पीछे कारण ये भी है। इसे आपको यहाँ पे जो है विशिष्ट बालक पढ़ना है। यहाँ पे विशिष्ट बालक का मतलब बालक को समस्या क्या, उस चीज को पकड़ना, आपको पकड़ करके उसका निजात दिलाना आपको है। तो बालक को चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष, सारी चीजें आपको समझना होगा। जी सर। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे है सामाजिक रूप से विशिष्ट। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक है। इसमें बाल अपराध, खास करके बाल अपराध दिया यहाँ पे है, और समस्यात्मक बालक दिया हुआ है। बाल अपराध, बाल अपराध से तात्पर्य है तो वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, और विशेष प्रकार के किसी कत्ल कोई कर दे, किसी को जान ले ले, या इस तरह के कोई मतलब क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे हो, तो ऐसे लोगों को बाल अपराधी कहा जाता है। मतलब किसी पर जानलेवा हमला कर दे, चाकू से मार दे, तो और ड्रग्स का बाकी चीजें जो इस तरह करने लगे, जो मतलब अपराध का मतलब होता है कि जो आपके कानून की श्रेणी में जो पाप है, मतलब कानून पाप नहीं है, पाप अपराध में अंतर है। कानून के श्रेणी में, जुर्म की श्रेणी में जो आता है, इसके करने पर आपको जेल नॉर्मली हो जाती है। लेकिन बालक के अगर ये काम कर रहा है तो उसको जेल नहीं होती है। बालक के लिए भी जेल बनाई गई है। बालक के लिए सुधार गृह बनाया जाता है। बालक को जेल में ना रखकर किसमें रखते हैं, बाल गृह, बालक को सुधार गृह में रखते हैं। हाँ, बाल गृह या सुधार गृह के रूप में जानते हैं उसको है, उसमें रखते हैं उसको, बालक को है। और समस्यात्मक बालक में आपके वे बालक आते हैं जो उदंड होते हैं, कुछ चोरी करने वाले होते हैं, कुछ दारू, कुछ जो आपके कुछ नशा करने वाले होते हैं, कुछ आपके मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, कुछ जो है जुआ खेलने वाले मिलेंगे बच्चे, कुछ दंड मिलेंगे, लगातार जो है कि झगड़ा मार करने वाले बच्चे मिलेंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के बच्चे मिलेंगे। ये आपके समस्यात्मक बालकों के श्रेणी में आते हैं आपके लोग। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं आपके, चलिए कुछ थोड़ा सा और देख लीजिए विशेष बालकों के बारे में। देखिए यहाँ पे 4 वर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर वर्गीकरण 4 प्रकार से है।
ये पहला आपका थोड़ा सा कट गया यहाँ से है, वास्तव में लिखा हुआ शारीरिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट है, शारीरिक रूप से विशिष्ट है, मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। बातें सब वही है, थोड़ा सा अंतर करके यहाँ लिखा है। देखिए शारीरिक रूप से दृष्टिबाधित लिखा हुआ है, दृष्टि विकलांग, भाड़ी विकलांग, श्रवण दुर्बल मतलब जो कान से ना सुन पाए, और गत्यात्मक अक्षम मतलब गत्यात्मक अक्षम बालक मतलब जो पैर से विकलांग हो, चल फिर ना पाए, जैसे पोलियोग्रस्त बालक हुए आपके, सारे बालक आपके इसमें आते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट में आते हैं। मानसिक रूप से देखिए विशेष रूप से क्या दिया है, प्रतिभा संपन्न जिसका आईक्यू लेवल 130 से ऊपर हो। अगर आप आईक्यू टेस्ट करवाते हैं, बताइए बुद्धि परीक्षण पहली बार किसने करवाया था? बुद्धि परीक्षण विनय और साइमन, विनय और साइमन बुद्धि परीक्षण विनय और साइमन का है। टर्मन का बुद्धि लब्धि है, टर्मन का जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि परीक्षण आपका जो विनय और साइमन का है, विनय और साइमन का है। तो बुद्धि परीक्षण कराने वाला पहला देश आपका अमेरिका था। विनय और साइमन ने वहां पे टेस्ट कराया था, खास करके आर्मी भर्ती होनी थी और प्रथम विश्व या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी टाइम पे प्रथम बार जो विशेष रूप से ज्यादा लोगों की आवश्यकता थी, तो वहां पे आपका बुद्धि परीक्षण पहली बार वहीं पे करवाया गया था, सेना में भर्ती के लिए। विनय और साइमन की व्यवस्था दी थी वहां पे। तो आपका लेकिन बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत फॉर्मूला टर्मन ने दिया, और 130 या 120 आईक्यू लेवल से ऊपर के जो बालक मिले आपको, उन बालकों प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा गया। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बालक वही विशिष्ट हों जो जिसका आईक्यू लेवल 130 से ऊपर। बालक आपके समान श्रेणी के आते हैं, इनका जिनका भी टेस्ट कराएंगे तो 190 से 110 के बीच में आते हैं। लेकिन वे भी बालक जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, जैसे आपका बालक की श्रेणी आपके सृजनात्मक बालकों की है। क्या होता है कि बालक किसी विशेष गुण में माहिर होते हैं, किसी एक विशेष गुण में माहिर होते हैं। जैसे रामानुजम की बात कर लीजिए, गणित के अच्छे जानकार थे रामानुजम, और गणित दिवस उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, गणित दिवस। तो रामानुजम के 10 में फेल हो गए थे। रामानुजम क्या हुए थे? कक्षा 10 में फेल हो गए थे, लेकिन गणित में सबसे टॉप नंबर पाए थे वो। रामानुजम जो है गणित में सबसे टॉप नंबर मतलब 100 में 100 पाए थे, बाकी विषय में फेल हो गए थे। तो इस तरह के बालक जो विशेष क्षेत्र में नंबर 1 अपने पकड़ रखते हैं, कोई बढ़िया कोई गाने वाला हो, बढ़िया कोई डांस करने वाला हो, या बढ़िया कोई कविता लिखने वाला हो, बढ़िया कोई जो है कि मतलब क्रिएटिव, बढ़िया कोई चित्र बनाने वाला कोई हो, जो इस तरह के बालक जो होते हैं विशेष प्रकार के क्रिएटिव कार्यों में जो प्रगति रखते हैं, सूक्ष्म जानकारी रखते हैं, ऐसे बालकों को सृजनात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। ये भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। हाँ, इनका आईक्यू लेवल आपका नॉर्मल बालकों की तरह ही होता है, 90 से 110 के बीच में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों के आईक्यू लेवल में भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली ये सृजनात्मक बालक जो होते हैं, इनका आईक्यू लेवल जो है आपका नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है। इन विशेष क्षेत्र में विशेष महारत रखते हैं ये लोग। मानसिक मंद बालक, अब जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम हो, 75 से लेकर के 25 तक हो, बेचारे मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में आएंगे ना। ये कोई काम आराम से नहीं कर पाएंगे। इन बालकों को सिखाना भी चाहेंगे अगर आप जो है, तब भी ये उस चीज को सीख नहीं पाते सही है। तो ऐसे बालक को मंद बालक के रूप में जानते हैं, जिनका आईक्यू लेवल आपका 75 या 70 से कम लगता है, या 80 के नीचे जो आने लगते बालक हैं, ऐसे बालकों को आपको जो है मंदबुद्धि बालक के रूप में शामिल करते हैं। और ये बालक कोई चीज आराम से सीख नहीं पाते हैं। अब देखिए शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? शैक्षिक रूप से हमारे यहाँ थोड़ी सी आवाज होने लगी, यहाँ पे बगल में लकड़ी वाला काम शुरू हो गया, फर्नीचर का काम। शैक्षिक तीव्र बालक जी, फर्नीचर की आवाज आ रही है। हाँ बताइए। बगल में लग रहा है कि कोई लकड़ी लगा, हाँ लकड़ी की आवाज है, लग रहा है कोई काम लकड़ी का हो रहा है। तो शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं आपके हैं शैक्षिक तीव्र बालक, मतलब एक बार बताया तुरंत बच्चे ने जान लिया, आपने थोड़ा सा रास्ता दिखाया उनको
और पूरा पूरा काम कर गए हो। और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, दोनों बालक आपके जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। एक तो बालक आपके वे हैं जो एक ही बार में सब कुछ सीख गए, और एक बालक वे हैं जो सिखाए कभी नहीं सीख रहे हैं। और कुछ बालक ऐसे मिलेंगे जो मध्यम कैटेगरी के आएंगे, नॉर्मली सीख जाते हैं सारी चीजें। जो जिनका IQ लेवल 90 से 120 होता है, मध्यम श्रेणी के बालक होते हैं, वो सारी बातें सीख जाते हैं। जैसे नॉर्मली सिखाए तो वो बात जान जाएंगे वो। इन कुछ बालक ऐसे होंगे जो एक बार बताएंगे सब कुछ पकड़ लेंगे, आगे वाला सवाल भी कर डालेंगे वो। आगे वाला सवाल करने वाला बालक जो होगा आपका, वह आपके जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएगा। जो कई बार बताने के बाद समझ ना पाए, वह आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक में आएगा। और अगला बालक होता सीखने में अयोग्य बालक, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा वो। अब बार बार बताएंगे तभी नहीं सीखेगा वो, एकदम बिल्कुल जड़ बुद्धि जिसको हम कहते हैं। इसका IQ लेवल 25 तक होता है, उनको जड़ बुद्धि के रूप में रखते हैं। ऐसे बालक को आप कितना भी सिखा डालिए, लेकिन वो उस चीज को सीख जो है नहीं पाते हैं। देखिए सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में क्या दिया हुआ देख लीजिए एक बार। कुछ समायोजित बालक, कुछ समायोजित, ये डिस्टर्बिंग बालक के रूप में आते हैं। मतलब कहीं पर भी रहेंगे परेशानी ही खड़ी करते हैं, किसी भी कंडीशन में रख लीजिए इनको। जहां पर इसमें कारण क्या होता है, इसमें माता पिता अहम भूमिका इसमें होते हैं। माता पिता का विशेष रोल इसमें होता है। अगर माता पिता बच्चों को सही जगह पे नहीं पहुंचा पाए, या उनके घर में लगातार समस्या है, बच्चों को प्रेम और सौहार्द घर में नहीं मिल पाया, तो बच्चे हो जाते हैं कुछ समायोजित। मान लीजिए बच्चों को लगातार आप डंडे से मार रहे हैं, कोई समस्या हुई, किताब में आपने उसको जो है कि थप्पड़ से या डंडे से प्रहार किया, बच्चा वहां से बेचारा परेशान होगा। और उसके किसी बात को वैल्यू नहीं देना, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके बालक को कुसुमायोजित करती हैं। तो आपके कुसुमायोजित बालक इसमें इस तरह से आ जाते हैं। समस्यात्मक बालक, एक मिनट में देख लूं इसको। चलिए, समस्यात्मक बालक भी आपके इसी तरह इस कैटेगरी में आते हैं, जो समस्या उत्पन्न करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा अंतर दोनों जरूर है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है। देखिए अगला आपका बाल अपराधी है। मैंने बताया अभी आपको बाल अपराधी क्या होते हैं। विचलित बालक, नशे के आदी, और संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। संवेग के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसे जो बालक घर में प्रेम और सौहार्द नहीं पाते हैं, उन बालकों का संवेगात्मक स्वरूप जो होता बिगड़ जाता है। और यही बालक बाद में जो है कि बड़े क्रोधी टाइप के हो जाते हैं, और एक तरह से असमायोजित पूरी तरह से, मतलब कभी गुस्सा, कभी जो है रोना, कभी गाना, मतलब हर तरह की प्रक्रिया में बेचारे मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए परिवार में बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ आपका व्यवहार जो हो मित्रवत हो और सौहार्दपूर्ण हो। घर का परिवेश अच्छा होगा तो बच्चे भी आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे। अगर घर में लगातार आपके झगड़ा मार चल रहा है, गाली गलौज हो रहा है, या कलह लगातार जारी है, तो बच्चे का वहां पे संवेगात्मक विकास डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है वो, और सही से व्यवस्थित नहीं हो पाता वो। मान लीजिए घर में छोटी सी जगह है और 15 लोग रहने वाले हैं। जैसे अक्सर मुस्लिम घरों में होता है कि वहां पे जाने की जगह कम होती है, लेकिन परिवार खूब होता है। तो ऐसी कंडीशन बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। भाई जो ही सोने के अगला खिलाने लगेगा वहां जाकर के, अगला जगह देगा उसको। तो इस कंडीशन में होता क्या है, बच्चों का विकास जो होता है प्रभावी होता है। छोटे बच्चों को सोने के लिए कम से कम 14 घंटा 18 घंटा टाइम चाहिए उनको। 20 घंटा तक बच्चे छोटे सोते हैं, लेकिन उसी में लगातार शोरगुल होगा तो क्या होगा, बच्चा सो नहीं पाएगा वहां पे। बड़े बच्चों को भी सोने के लिए 6 घंटा का समय चाहिए। अगर परिवार में बिल्कुल जगह ही नहीं सोने के लिए वहां पे, तो क्या होगा, समस्या तो आएगी ना। बालक आपका वहां पे जो प्रभावी होगा वहां से। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। विशिष्ट बालक कहते किसको, यहाँ पे लिखा हुआ है बालक तात्पर्य ऐसे बालकों से होता है जो विकास के सभी पक्षों में मानक बालक से भिन्न हो तथा उसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो वह अपनी विकास की क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। दोनों तरह की कंडीशन यहाँ पे है।
अपनी सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए उसे विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, इस तरह के बालकों को हम क्या बोलते हैं, असाधारण या विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए यहाँ पे पुनः वही सारी चीजें दिया हुआ है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नीचे देखिए कुछ चीजें यहाँ विशेष रूप से दिया हुआ है। विशिष्ट बालक होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े हुए, कुछ शारीरिक दोष से युक्त होते हैं, जिसके पहले आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए परीक्षा में दे दिया विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं जिसका IQ लेवल 130 से ऊपर हो, जिसका IQ लेवल 70 से नीचे हो, या जो मूक बधिर हो, या जो स्वर्ण बाधित हो, तो सारी चीजें कंडीशन आपकी जो होंगे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आपके आएंगे। अगर दिमाग में आपके ये बैठा हुआ हो कि विशिष्ट बालक का मतलब होता है जो मंदबुद्धि बालक है, या जो बालक जो है कि पैर से कुंठित है या विकलांग है, उन्हीं बालकों को विशिष्ट बालक कहेंगे, ऐसा नहीं है। जो बहुत बुद्धिमान हो या जो बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर हो, दोनों बालकों को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। और देखिए उपलब्ध दोनों चीज यहाँ दिया हुआ है। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से अधिक होगी या 90 से कम, और 90 से लेकर 90 वाला जो IQ लेवल जो होता है ये सामान्य बालकों का होता है। बिल्कुल बीच वाली कंडीशन 90 वाली आती है आपकी है। बीच कंडीशन कितनी आती है, 90 की आती है। तो 90 से लेकर 110 के बीच का जो कंडीशन है वो सामान्य बालक की कंडीशन है। इससे ऊपर होगा अगर तो प्रतिभाशाली में जाने लगेगा, प्रखर में जाने लगेगा, और 90 से कम होगा तो मंदबुद्धि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वो आने लगेगा। तो उसी हिसाब से जो वहां पे क्या होगा उसका वर्गीकरण होता है। चलिए अब जरा हम लोग इसको देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं और क्या क्या परीक्षा में आपसे पूछते। परीक्षा में प्रश्न कैसे करेगा, यहाँ से आपका दे देगा ये, इसमें से कहेगा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है या है करेगा तो उसमें से चारों देगा या उसमें से कोई एक निकाल देगा, या कहेगा इसमें से अक्सर क्या देता कि नहीं विशेषता देता कि नहीं है, क्योंकि नहीं में क्या होता है कि उसमें 3 रहता, हाँ एक उसमें होता नहीं, उसी में उलझाता आपको है। तो अगर आपको सारी चीजें पता अगर आपको हैं कि सामान्य बालक की विशेष प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या, तो वहां पे समस्या नहीं खड़ी आपके सामने होगी। तो पहले आपको जानना जरूरी ये है कि विशेष प्रतिभाशाली बालक जो हैं उनको कहते क्या है और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए 2 लोग यहाँ पे हैं, स्किनर और हैरीमैन, इनके अनुसार विशेषताएं यहाँ दी गई हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए पहले तो विशाल शब्दकोश, इनका शब्दकोश क्या होगा, विशाल होगा। मतलब ये बालक जो होते हैं हर चीज को बढ़िया से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो भाई स्वाभाविक रूप से है कि ग्राह्य क्षमता ज्यादा इनकी होती है, इसलिए निश्चित रूप से इनका शब्दकोश क्या होगा, बड़ा होगा। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, अगर किसी बालक को आपने 2 गुणे 2 दे दिया, स्कूल में बोला कि आपने 2 गुणे 2 कितना होगा, पहले जवाब कौन देगा, बालक मंदबुद्धि देगा, प्रतिभाशाली देगा, सामान्य वाला थोड़ा सा लेट देगा। अगर 2 गुणे 2 कहा आपने जो है, पहले विशिष्ट बालक जो होगा आपका, प्रतिभाशाली बालक जो होगा पहले जवाब वही दे देगा, बोलते जवाब तुरंत ले लीजिए, 2 दूना 4 होता है। लेकिन सामान्य बालक थोड़ा सा रुक करके जवाब देगा, 4 तो बता देगा वो भी। लेकिन आपका मंदबुद्धि बालक जो होगा बार बार गुणा करके बताएंगे उसको, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 पढ़ा 2 बार पढ़ो तो 4 होगा, लेकिन जवाब वो लगभग नहीं दे पाएगा। इस तरह समस्या आती है। तो जो मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र इनकी होती है। एक बार अगर मोबाइल अपने घर में देखते होंगे आप लोग, एक बार लॉक लगा दीजिए आप, लॉक कोई बच्चा आपके घर में प्रतिभाशाली बालक अगर है, एक बार लॉक लगा दीजिए आप जो मोबाइल में बने। तो मोबाइल बच्चों की सबसे प्रिय चीज होती है। बार बार मोबाइल में लॉक आपका देखते रहते हैं, लॉक कैसे लगा रहे हैं आप, लॉक आप लगातार लॉक आप चेंज कर रहे हैं। बच्चे की निगाह आप पर है कि मैं लॉक इनका मोबाइल खोलना मुझे इनकी है, तो आपका लॉक देख लेता है वो कि आपने 5, 10, 15 कितना जोड़ा आपने उसमें, कितना लगाया है, क्या क्या पैटर्न अपनाया आपने है, और तुरंत आपका जो लॉक खोल लेता है वो। तो प्रतिभाशाली क्या होता है कि मंदबुद्धि बालक अगर वो रहेगा तो वो लाख प्रयास करेगा, उसको खोल नहीं पाएगा वो। लेकिन बालक अगर प्रतिभाशाली बालक अगर है वो, तो आपकी अंगुली को पकड़ लेगा, आपकी अंगुली को टिपते हुए देख लेगा, जान जाएगा कौन सी गिनती कहाँ पे लगाया आपने, और उसको खोल लेगा वहां से। उनकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र, दैनिक कार्यों में विशिष्टता, विभिन्नता, मतलब क्या है कि जो आपके सामान्य बालक जो होते हैं एक पैटर्न पर चलने वाले होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो हर काम को, एक ही काम को हर बार अलग अलग तरीके से करते हैं। काम तो एक ही करेंगे, उनका तरीका हर बदलाव मिलेगा आपको। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, अध्ययन में रुचि,
अध्ययन में अद्वितीय सफलता, अमूर्त विषयों में रुचि। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, कई बार परीक्षा में दिया हुआ है। अमूर्त विषय, हम बताइए अमूर्त विषय क्या होती है? तो बताइए भाई अमूर्त विषय क्या चीज है? अमूर्त विषय सर जैसे जो दिखाई ना दे, जो पहले मतलब बच्चा मतलब मूर्त रूप में उसको न देखा हो। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 2 गुणे 2 जी, 2 गुणे 2 आपने कहा जो है कि मतलब लिखा नहीं कहीं आपने, लेकिन 2 गुणे 2 का मतलब अगर वो 4 कर दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि वह अमूर्त चिंतन कर सकता है। अगर वो किसी चित्र, अगर बढ़िया चित्रकार कोई बढ़िया, अगर चित्र को बनाने वाला कोई नंबर 1 अगर चित्रकार कोई बढ़िया अगर है, तो चित्रकार क्या करता है, किसी चीज कल्पना करके बनाता है जी, तो वो भी एक अमूर्त चिंतन ही है। कोई कविता कोई लिख रहा है किसी चीज पर, तो किसी चीज पर पहले कल्पना पहले करता है, खाका बनाएगा उसका वहां पे, तब जाके उसको वहां पे रूप प्रदान करेगा वो। तो इस तरह से अमूर्त चिंतन जो होती है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती है, विशेष प्रकार की कारीगरी, और वो सारी चीजें जो होती हैं अमूर्त चिंतक जो बालक होते हैं आपके हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं या सृजनात्मक बालक जो आपके होते हैं, वो काम वो करते हैं। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे है अंतर्दृष्टि का प्रमाण, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा अधिगम में, अंतर्दृष्टि होता है, किसने दिया सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? किसका है? कोहलर गुप्ता और बर्दिमर। दृष्टि सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का मतलब यहाँ पर भी वही है, अगर बच्चा कोई विशेष प्रेजेंटेशन फंस गया है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लेता है। यहाँ ऐसा करने पर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तो अंतर्दृष्टि का मतलब यही है कि सारी चीजों पर बराबर गौर करता है वो, और गौर करके अंत में करता है कि हाँ इस तरह से करेंगे तो यह काम हो जाएगा आपका। ये अंतर्दृष्टि आपकी है। जैसे वहां पर देखा होगा आपने कि सुल्तान नामक चिंपैंजी था और केला ऊपर फंसा दिया गया, केला ऊपर लटकाया गया, केला इतना ऊपर था कि बेचारा कूदने पर भी नहीं पाता था वो, और उसके कमरे में उसके स्टूल और लकड़ी बिखरे हुए थे, उसको इकट्ठा कर चढ़ के तोड़ लेता वहां से। ये आपका यही अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपका है। और मंदबुद्धि और सामान्य बालकों में अरुचि, एक विशेष चीज देखिएगा यहाँ पे, सामान्य बालक जो होता है वो मंदबुद्धि बालक और समान बालकों में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाता है। मतलब उनसे उनका कोई इंटरेस्ट जो है उनसे उनकी पड़ती नहीं है, उसके साथ वो रहना पसंद नहीं करता है। और देखिए यहाँ पे पाठ पुस्तकों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। देखिए 2 चीजें परीक्षा में दुविधा में डालेगा आपको, यहाँ से दोनों चीजें जो है परीक्षा में आपको दुविधा में डालने वाली है। जैसे यहाँ पे क्या देगा, क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि और समान बालकों से अरुचि। अगला दे देगा यहाँ से पाठ विषयों में अधिक रुचि या अरुचि। अगर दे दे कि पाठ विषयों में अरुचि, अब आप कहेंगे भाई ये तो व्यवस्था, ये तो विशेषता नहीं सामान्य बालक की है, विशिष्ट बालक की। लेकिन देखिए दोनों चीजें यहाँ पे हैं, बालक या तो बहुत रुचि दिखाएगा उस विषय में, या तो बिल्कुल हट जाएगा, उसका जाने तो बेकार चीज बिल्कुल तो है नहीं। तो उससे तो दूसरी चीज उसके लेवल से नीचे तो उसमें अरुचि वो दिखाएगा। हाँ, जैसे क्या कि विषय उसके अनुकूल अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए विद्यालय शिक्षा अगर जो है, जैसे क्या सामान्य बालक नॉर्मली सब बच्चों से आगे होता है, वही चीज बार बार पढ़ाएंगे कक्षा समझा करके आप, तो क्या करेगा बच्चा? वो कहेगा जाने दीजिए, तो कल में पढ़ा है, मैं बार बार क्यों पढ़ूंगी, हट जाएगा, उसका मन वहां से उब जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे हैं, सामान्य अध्ययन में रुचि या अरुचि, विशेष रुचि या रुचि। हो सकता है कि बिल्कुल पढ़ना ही ना चाहे कक्षा आपकी हो, वो कहेगा मैं आपकी नहीं पढ़ूंगा। तो मतलब दोनों चीजें गौर करेंगे, यहाँ पे गौर रखना आपको। परीक्षा में देगा तो दुविधा में डाल देगा आपको ये कि मतलब समान अध्ययन में रुचि या अरुचि दोनों चीज दिया हुआ है। और देखिए यहाँ तीसरी चीज महत्वपूर्ण आपके काम की है, विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। मतलब गृह कार्य बच्चों को दिया अगर आपने, तो वह गृह कार्य लगभग नहीं करना चाहेगा। वो बच्चा विद्यालय गृह कार्य जो है नहीं करना चाहेगा, जो भी काम देंगे उसको नहीं करना चाहेगा वो। तो और बाहरी कामों में, घूमने टहलने में, मित्रों के साथ समय बिताने में या बाकी चीज करने में ज्यादा ध्यान उसका लगता है वहां पे। तो 3 चीजें विशेष रूप से आपको, सारी चीजें जानते हैं आप, ऊपर वाले सब पता आपको है, लेकिन नीचे वाली चीजें विशेष रूप से आपके काम की हैं। परीक्षा में अगर आएंगे तो आपको दुविधा में डालेंगे यहाँ से। जैसे विद्यालय कार्यों पर उदासीनता,
आप कहेंगे ये तो भाई विशेषता नहीं, सामान्य बालक की विशेष बालक विशेषता नहीं ये तो है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप इसको। तो देखिए अंतिम देखिए यहाँ दिया हुआ है बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि। जो आपका आईक्यू टेस्ट होगा वहां बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी रहेगी? 130 से 170 के बीच में रहेगी, लगभग 70 प्लस दिया हुआ है, मतलब 180-90 तक पहुंच सकती है बुद्धि लब्धि उसकी। देखिए बीटी ने एक लाइन यहाँ दिया हुआ है, बीटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? खेल पसंद करते हैं, मतलब खेलना बहुत प्रिय उनको होता है, अगुवाई करते हैं, खेल नहीं पसंद करते, अगुवाई भी करते हैं वहां पे। वही आपके मास्टर सबसे आगे होते हैं। 50% बालक इसमें क्या होते हैं? मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। 80% धैर्यवान होते हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं। 96% क्या होते हैं? अनुशासन प्रिय होते हैं। ये कुछ चीजें आपके जो विशिष्ट बालकों, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। जरा इनको देखिए भाई, पिछड़े बालक में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पिछड़े बालक में क्या क्या होता है। तो सामान्य बालकों की बात आ गई। एक कप्पू स्वामी हैं, भारत के ही निवासी हैं ये। तो कप्पू स्वामी के अनुसार क्या है? पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति। एक चीज आपने वहां नहीं ध्यान दिया आपने, जो विश्व के नंबर 1 आतंकवादी बनते हैं, जो स्मगलर बनते हैं, उस सारे के सारे बालक आपके विशेष बालक ही होते हैं। आपने देखा होगा कि एक से एक टेक्नीशियन, एक से एक जो है कि उस तरह के लोग आपके जो होते हैं, इसमें हाईटेक लोग जो आते हैं, जो बड़े बड़े विशेष रूप से तो किसी विशेष रणनीति को अंजाम देते हैं विश्व स्तर पर। अभी आपको अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराना हो, क्या उसमें जो है कि अनपढ़ व्यक्ति दिमाग लगा पाएगा वहां पे? कि हवाई जहाज इतने एंगल पर जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद पूरा मंजिल गिर जाएगी। तो सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये प्रतिभाशाली लोगों का ही काम है। अगर प्रतिभाशाली बालक का दिमाग अगर डिस्टर्ब हो गया अगर वो, तो विशेष प्रकार का वो क्या बन सकता है? विशेष प्रकार के समाज विरोधी प्रवृत्तियों में वो जो है अपना काम, अपना योगदान दे सकता है वो। जैसे अभी देखते होंगे कि रुपया कमाने वाले, आपके मोबाइल पे लगातार फोन आता होगा कि आपका ओटीपी गायब हो गया है, या आपका खाता नंबर डिस्टर्ब है, सही कहना आप बताया तो आपका खाता पूरा साफ हो गया। आपका एटीएम डिस्टर्ब है, एटीएम नंबर दिया आपने, पूरा खाता साफ आपका। ये सारी चीजें जो कहाँ से सब करने वाले कौन होते हैं? हैकर होते हैं। ये भी एक तरह से अपराध ही है और विशेष बालकों के ही गुण है। चलिए ठीक है। देखिए पिछड़े बालक के बारे में चर्चा हुई तो आईक्यू लेवल लगभग 70 से लेकर के या 90 से कम होता है। जी सर। तो सीखने की इनकी योग्यता क्या होती है? कम होती है, धीमे गति से सीखते हैं। और इसमें आवश्यकता क्या होती है? जो शिक्षक हो बहुत धैर्यवान हो, कोई काम जो है बड़े ही आराम से करे हो, बिल्कुल टेंशन उसको ना हो कि बच्चा बहुत देरी सीख रहा है। अगर इधर ध्यान देगा तो बिल्कुल सीख ही नहीं पाएगा वो। मतलब बच्चों पर ध्यान नहीं दे, मतलब टीचर क्या है? टीचर धैर्यवान बिल्कुल हो, धैर्यवान हो, सहनशील हो, दूसरे का सम्मान करने वाला। अगर बालक कोई मान ली मंदबुद्धि है, उसको आप कहें जड़ बुद्धि है तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल बेकार है, तो बालक बिल्कुल नहीं सीखेगा वो। अगर आपने बालक का उपहास किया, बालक की बुद्धि का आपने मजाक उड़ाया, तो सीखना वहां पे और बाधित हो जाएगा। तो बिल्कुल बालक की बुद्धि का हमें सम्मान करना है, बालक की कार्यों का सम्मान करना है, बालक को भी सम्मान देना है, तभी बालक आपसे वो सीखेगा। दूसरी चीज क्या है? जीवन में निराशा का अनुभव। कारण क्या है कि हर जगह बेचारे असफल होते हैं, बुद्धि इनकी मजबूत नहीं होती, असफलता हर जगह, तो असफल होते बराबर है। समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति। अक्सर ये जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले या इस तरह के चोरी करने वाले कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। और देखिए व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। इनकी समाज के साथ जो है अच्छी पकड़ नहीं होती है, क्योंकि अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं। विशेष अवसर कोई आएगा, अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं, तो इनके सामाजिक समस्याएं भी यहाँ से होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बालक जन्मजात जो होते हैं बहुत ही योग्य होते हैं, तो बाद में इनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जन्मजात तो बहुत ठीक था,
फिर बाद में डिस्टर्ब हो गया करके बाद में जो है कि बात बिल्कुल नहीं सीख पाया। तो इसमें होता यही है, अगर कोई बालक जो है कि शुरुआत में प्रतिभाशाली है और उसका किसी कारणवश या मान लीजिए द्रव्य व्यसन में पड़ गया हो या मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा, तब भी वो यहाँ पे आगे यहाँ से नहीं बढ़ पाएगा। ये कुछ चीजें यहाँ से डिस्टर्ब होती हैं, खड़ी होती हैं यहाँ से हैं। तो ये चीजें यहाँ से होते हैं। अगर बालक आपका क्या बोलते हैं, मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना? जी सर। जी, बालक अगर दुर्व्यसन में मान लीजिए बालक प्रतिभाशाली बालक है तो दुर्व्यसन में पड़ गया, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा या उसके किसी अंग में कोई समस्या आ गई, स्कूल नहीं जा पाया, बाद में उसका सीखना जो है बड़ा सा कठिन थोड़ा सा हो जाता वहां पे। तो यही पर यहाँ पे है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, बाद में कुछ बिल्कुल सीख नहीं पाता हो। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ, सामान्य शिक्षक विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। यहाँ तीन चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। पिछड़े बालक जो होते हैं ये मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, अति श्रेष्ठ बुद्धि का भी प्रमाण यहाँ दे सकते हैं। मतलब ये जो पिछड़े बालक जो होते हैं ये मंद बुद्धि कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ये सामान्य बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, और श्रेष्ठ बुद्धि मतलब प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं। अब समस्या यहाँ पे आएगी पिछड़े बालक क्यों कहे गए, क्योंकि ये विशेष परिस्थिति में आकर के सीखना नहीं कर पाए। मान लीजिए बालक प्रतिभाशाली बालक है और विशेष प्रकार के सामाजिक अड़चन में फंस गया हो या पारिवारिक समस्या में फंस गया हो, सीख नहीं पाया उस चीज को, तो क्या रहेगा, वो आगे जा पाएगा? भाई ऐसे बालक को पिछड़ा बालक ही तो कहेंगे। ऐसे बालक को भी हम क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे, भले प्रतिभाशाली बालक हो। तो जानिएगा कि पिछड़े बालक में मंदबुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक और श्रेष्ठ प्रतिभाशाली बालक भी इस श्रेणी में आपके शामिल होते हैं। अगला चीज देखिए यहाँ पे है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित, मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति में समायोजित नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज है कि अक्सर क्या होता है, बालक को जो आईक्यू लेवल टेस्ट जो आईक्यू होता है ये इनके निम्न बुद्धि लब्धि होती है, मतलब 90 से 110 सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है इससे इसी में मिलते हैं। लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, नॉर्मली कंडीशन यही होती है। विद्यालय में सामान्य बालकों की समान प्रगति करने की अयोग्यता, भाई पिछड़े तो इसीलिए हैं क्योंकि इनके आंख दिक्कत में आ गई, इनकी जो है कि पैर दिक्कत में आ गया या बीमार पड़ गए विशेष कारण से, इसलिए विद्यालय नहीं पहुंच पाए। ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। आप जानते होंगे आइंस्टीन नाम जानते होंगे आप लोग। आइंस्टीन का बिल्कुल शरीर काम नहीं करता था, मात्र उसका मस्तिष्क और आधा शरीर ही काम उसका करता था। आइंस्टीन का उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया था, लेकिन उसने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उसने आइंस्टीन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आज भी अपने आप में वो कहे थे भगवान नहीं है। बिल्कुल आइंस्टीन नास्तिक है और बिल्कुल सत्य बात है, भगवान नहीं है। बताओ किसी ने भगवान को देखा यहाँ पे है? कितने लोग बताइए बैठे, कितने लोग जुड़े कक्षा से हैं? कोई बता दे भाई, कोई भगवान को देखा यहाँ पे है? कोई बताए भाई, किसी ने भगवान को देखा है? नेचर इज गॉड। नहीं, नेचर इज गॉड तो ठीक है, क्या कोई वही भगवान को देखा यहाँ पे है? वही तो भगवान है सर। वो भगवान माना कर, भगवान तो वही है, लेकिन भगवान मानते कहाँ उसको लोग हैं? जी सर। भगवान तो हमारा जो है कि दुर्गा माई में बैठा हुआ है, काली माई में बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, अयोध्या में जाके बैठा हुआ है, कहीं द्वारिका में जाके बैठा हुआ है, विंध्याचल जाके बैठा हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी ने भगवान को देखा है? हमें नहीं लगता कोई मिलेगा जो कहेगा मैंने भगवान को देखा है। और आप ही नहीं, आपके बड़े बुजुर्ग जो मरने के कगार पे हैं, जो मरने की कंडीशन में, वो भी नहीं भगवान को नहीं देखे हैं। तो फिर भगवान है कहाँ? भगवान नहीं कहीं पे है, बिल्कुल सही है। फिलहाल बात यहाँ पे मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं को लेकर देख लीजिए। मंदबुद्धि बालक किसे कहेंगे? अब हम अभी आपने प्रतिभाशाली बालक को देखा, पिछड़े बालक को देखा, मंदबुद्धि बालकों में जरा आ जाइए कि ये क्या चीज होते हैं।
इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? क्रो एंड क्रो, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, मतलब चाहेंगे कि हमारे सभी लोग मित्र बन जाएं। दूसरी चीज क्या इसमें है, दूसरे के द्वारा मित्र बनाने जाने की कम इच्छा। अगला व्यक्ति कहे कि भाई मेरे दोस्त बन जाओ, तो नहीं बनाने जाएंगे, लेकिन वो चाहेंगे सभी लोग हमारे मित्र बन जाएं। विद्यालयों में असफलता के कारण निराशा स्वाभाविक है। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। भाई मंदबुद्धि है तो थोड़ा सा समझ पाना सारी चीजें मुश्किल है। देखिए स्किनर के अनुसार विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई। आपने इंटर में एक सुना होगा, आप लोगों इंटर में एक संस्कृत में, हाई स्कूल में या इंटर में संस्कृत में एक कहानी थी, उसमें था कि दीर्घ विनश्यति, दीर्घ सूत्रे विनश्यति। तो संस्कृत में कहानी दिया था कि मतलब तीन पंडित थे, शिक्षा जा के लिए कहीं जा करके हो जी जी, और शिक्षा लेकर जंगल में गए कि चलिए हम लोग विद्या का प्रयोग करेंगे अब जी। तो प्रयोग करते करते अंत में उनको शेर खा जाता है। हाँ, तो मतलब उसी में एक सूत्र था जो है दीर्घ सूत्रीय विनश्यति, जो लंबा सूत्र वाला होता है वो जल्दी नष्ट हो जाता है। तो मतलब इस तरह के जो भी पढ़े थे वो लोग जो है उन चीजों को मात्र उसका अर्थ जानते थे कि हाँ इसका मतलब यह है, उसको देख करके लंबा सूत्र वाला कोई इसको नहीं खाना नहीं, आपको जो खाओगे नष्ट हो जाओगे आप। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मतलब दीर्घ सूत्री मतलब होता आलस से होता है, आलस करने वाला नाश हो जाता है। लेकिन दीर्घ सूत्री का मतलब क्या समझे वो लोग, लंबा सूत्र वाला जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको वहां मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो गया जो कुछ एक अपने है, मान लीजिए पहाड़ा पढ़ लिया आपने, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, लेकिन जब भाग करने को दिया गया आपको, अगर उसका प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पहाड़ा याद करने क्या मतलब बताइए, कोई मतलब है? गुणा करने को दिया गया, अगर पहाड़े का इस्तेमाल वहां नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो आपको पहाड़ा याद करने क्या मतलब आपको है? नहीं मतलब है। वो विशेष परिस्थिति में जो चीज सीखा आपने है उसका अगर प्रयोग नहीं जो कर पाएगा वो मंदबुद्धि बालक की विशेषता में आएगा। अगली चीज देखिए यहाँ पे, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रिया। ये लोग को धारणा बना लेते हैं, इसे नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान है, अगर उनके विरुद्ध बोल देंगे लड़ने लगेंगे तुरंत आपसे वो। अगर एक बार वो जानते हैं उनके दिमाग भेटा फिट है तो भगवान है, भगवान बचाएगा हमको। तो अगर आपने कहा भगवान नहीं है, वो कह रहे हैं भगवान है, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि आप पर झोड़ा झपटी भी कर ले, हो सकता है आपसे मार भी कर ले। और समझदारी यही है कि ऐसे लोगों से जो है बहुत तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये लोग बिल्कुल मंदबुद्धि होते हैं। इनको कोई सही बात भी बताएंगे अगर आप जो है तो आपकी बातों को जो है ये समझेंगे। वो जानते हैं कि पंडित जी सर्वश्रेष्ठ समाज में है, तो अगर आप कहेंगे पंडित जी ठीक नहीं है तो तुरंत आपसे भिड़ जाएंगे, तुरंत हो सकता है कि आपसे झगड़ा भी हो जाए उनसे। तो मंदबुद्धि की विशेषता यह होती है, मतलब मंदबुद्धि किसी बात को, तर्क संगत बातों को नहीं समझता है वो, उसके मन में एक धारणा बनी हुई होती है और धारणा के हिसाब से ही सारी चीजें समझता है वो। अगली चीज देखिए यहाँ पे है, मान्यताओं में संबंध में अटल विश्वास। अब मान्यताएं क्या है? मान्यताएं है कि चंद्र ग्रहण जो है कि राहु केतु जो है ग्रसते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होता है? राहु और केतु के जो ग्रसने से होता है। अगर मैं उनको जाके समझाऊं कि नहीं नहीं जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कारण है पृथ्वी का चलना, पृथ्वी गतियां कारण का, तो समझेंगे नहीं, बात को नहीं मानेंगे, आप झूठ बोल रहे हो आप जो है। मान्यताओं में भी एक शंकर भगवान के जो है कि सर से क्या वो गंगा जी निकलती हैं, उनके जो है चोटी से क्या निकलती हैं? गंगा जी निकलती हैं। शंकर भगवान की चोटी पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर कहा जाता है उनको। मानता यही है, लेकिन मैं कहूँ नहीं जिन्हें गलत चीज है। चंद्रमा जो आपकी गंगा निकलती है वो हिमालय कुमायूं से निकलती हैं, गंगोत्री हिमनद है वहां से निकलती हैं, उत्तराखंड से निकलती है। कहेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात यहाँ पे ये सही है, लिखा हुआ यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मान्यताओं में उनका क्या होता है? मान्यताओं में उनका जो है अटल विश्वास होता है, मतलब वो जो चीज एक बार समझ गए उस चीज से पीछे हटने वाले नहीं।
दूसरी चीज क्या है कि दूसरे की तनिक भी चिंता ना करने के बजाय केवल अपनी चिंता करते हैं। दूसरा व्यक्ति मर जाए तो मर जाए, उन्हें चिंता केवल अपनी होती है, दूसरे की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, दूसरे के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। अगली चीज है कि किसी भी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं। अगली चीज क्या है? धन की चोरी। धन की चोरी बुरी बात है, भोजन और अन्य वस्तुओं की चोरी बिल्कुल ठीक बात है। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ मिल रही मेरी आवाज गायब? चलिए मिल रही है। नहीं। तो क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, मिल रही तो अच्छी बात है। किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं। मतलब क्या है कि कोई काम उनको करने को सौंप दिया आपने, तो ये नहीं सोचेंगे कि परिस्थिति है तो हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोरोना टाइम था, तो निश्चित रूप से जो है कि उसमें दुकान खोलना ठीक नहीं है। अगर कोरोना टाइम में दुकान खोल लिया आपने अगर, तो इसमें ये रिस्क कौन ले सकता है? ये रिस्क मंदबुद्धि वाले लेते हैं। कोरोना टाइम पे दुकान ऐसी जगह खोल देंगे जहां पर जो है कि भीड़ भाड़ हो, जहां पर लोग जाए ना। लेकिन कोरोना टाइम पे जो एक दुकान समझदार लोग कहाँ खोलेंगे? जो बिल्कुल मार्केट से बाहर, बिल्कुल जो हो अपने दुकान उठा के मार्केट से बाहर लेके चले आएंगे, जहां पर ग्राहक उनको दिन भर मिले। तो मतलब परिस्थितियों की जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल अवहेलना जो कर लेता है। मतलब जानता है कि मेरे सामने शेर खड़ा है, फिर भी वहां जाके लड़ने जाएगा। वो जान रहा है कि मेरा दुश्मन जो है कि 25-26 लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन करेगा क्या? मार खाने की डंडा लेकर वहां पहुंच जाएगा वहां पे वो, और अंत में होगा क्या? डंडा से मार खा करके बेचारा खुद अपना सर फड़वा करके वहां से जो वापस आएगा वो। ये होता है कि मतलब परिस्थिति किस तरह की है उसकी बिल्कुल अवहेलना करता है और लड़ने झगड़ने बिल्कुल तैयार हो जाता है वो। चलिए आगे देख लीजिए। इसमें कार्य और कारण के संबंध में ऊटपटांग धारणाएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अपने बीमारी के लिए थर्मामीटर को दोषारोपण करना कि भाई मैं बीमार नहीं हूं, ये आपका थर्मामीटर सही काम नहीं कर रहा है, मेरा तापमान तो 100 है, 104 बता रहा है, तो इसका मतलब जो है कि आपका थर्मामीटर सही नहीं है। जैसे नहीं है कहानी हिंदी में, नाच नावे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? तो बताए भाई, इसका मतलब क्या होता है? नाच नावे आंगन टेढ़ा। कोई बोल दे। नाच नावे आंगन टेढ़ा, ये बैडमैन क्वेरल विथ हिज टूल्स, इसका अंग्रेजी में होता है ए बैडमैन क्वेरल विथ हिज टूल्स। जी सर। बताइए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? नाच नावे आंगन टेढ़ा। अयोग्य व्यक्ति जो होता है दोषारोपण अपने यंत्रों पर करता है। जो व्यक्ति अयोग्य होता है, जो व्यक्ति अयोग्य होता है, वो क्या करता है? कहता है ये सामान ही गलत है, मुझे नाचने आता है, आंगन ही टेढ़ा है। बढ़ई के पास गए आप, बढ़ई के पास गए, बढ़ई को सही से काम करने नहीं आता, मेरा हथियार ही सही नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में क्या कहा गया? बैड मैन क्वेरल विथ हिज टूल्स। एक बुरा व्यक्ति जो होता है अपने औजारों से झगड़ा करता है, ये अंग्रेजी में है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे और दिया हुआ है, थर्मामीटर दिया हुआ है, कहाँ गया जी? बताइए भाई, इसका नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है इसका? थर्मामीटर का है क्या काम करता है? शरीर का ताप नापता है, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए हृदय की गति किससे नापते हैं? हृदय की गति किससे नापते हैं? हृदय की गति सर इको सिस्टम। नहीं 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 भाई, वे आला लगाते लोग है ना, आला का जो आला लगाते हैं, हृदय लगाते हैं, हृदय गति नापते हैं, जो है हृदय के धड़कन नापते हैं। धड़कन नापने का उस यंत्र का जिसको हम आला कहते हैं उसका नाम क्या है अंग्रेजी में? स्फैग्नोमैनोमीटर नाम उसका, स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैग्नोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर नाम उसका है। आला को हम जो अंग्रेजी में स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं, हृदय की धड़कन नापते हैं उससे, धड़कन आपकी सही है कि नहीं सही है। और बिल्कुल जो आपने बताया कि आपने इको बताया जो आपका है, तो इलेक्ट्रोग्राम होता है, इलेक्ट्रोग्राम।
जिससे हम जो है कि हृदय की क्या बोलते हैं, हृदय के गति को नापते हैं, हृदय की गति को नापते हैं इलेक्ट्रोग्राम। और इलेक्ट्रोग्राफ करके होता है, इलेक्ट्रोग्राफ से जो है चित्र बनता है जो आपका, इस तरह डिंग डांग चित्र जो आपका आता है, ऐसे ऐसे इस तरह बनता है जो आपका है ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और इलेक्ट्रोग्राम जो है आपके यंत्र का नाम, जिससे हम उससे नापते हो इसको है, हृदय की गति को नापने का यंत्र जो आपका इलेक्ट्रोग्राम है। इलेक्ट्रोग्राफ जो जिस पर निकलता है, पन्ने पे निकलता है ना, इलेक्ट्रोग्राम के पन्ने पर इस तरह बन के निकलता है, इसको इलेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और इलेक्ट्रोग्राम यंत्र का नाम है जिससे हम जो है हृदय की गति को नापते हैं। चलिए देखिए अगली चीज यहाँ पे है, जरा नीचे देख लीजिए इनका क्या कथन है। चलिए, आत्मविश्वास का अभाव, 50 से 70 75 तक बुद्धि लब्धि, ये विशेषताएं इनकी हैं। चलिए जरा एक बार अंग्रेजी देख लीजिए, इनकी बात अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं इनको है। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक को देखिए बैकवर्ड चाइल्ड या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। दिव्यांग, फिजिकली चिल्ड्रन, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, अपवंचित बालक, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, सृजनात्मक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक, मेंटल। हाँ बताइए। मंदबुद्धि बालक और अधिगम निर्योग बालक और अपराधी बालक, इतनी चीजें आपके यहाँ पे हैं। चलिए थोड़ा सा लाइट जला दो। चलिए अब बात आए कि हम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। अगर बालक कोई आपका प्रतिभाशाली बालक कोई अगर है तो इन बालकों को हम शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे, इनको पढ़ाई लिखाएंगे कैसे हम। सबसे विशेष बात आपके लिए यही है, परीक्षा में आपसे प्रश्न अगर पूछेगा यहाँ से इन सारे बालकों से, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाएंगे कैसे हम। क्या बच्चों के साथ पढ़ाएंगे या बच्चों से अलग पढ़ाएंगे या विशेष रूप से कक्षा की व्यवस्था क्या करेंगे, बताइए करेंगे। कोई बताएगा हमको यहाँ पे कि प्रतिभाशाली बालक को विद्यालयों के बालक नहीं मिले आपके, तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। आप साथ पढ़ाएंगे, अलग पढ़ाएंगे। चलिए आपने कहा साथ पढ़ाएंगे, चलिए ठीक है, तो साथ में कैसे पढ़ाएंगे उसको। देखिए बातें सब कुछ ठीक है, दोनों चीजें मिलती हैं यहाँ पे मिलती हैं। कुछ लोग वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई विशेष प्रतिभाशाली बालक को अलग से जो है क्लासरूम उसके लिए अलग से बनाया जाए, अलग से इसके लिए विद्यालय, अलग से विद्यालय खोले जाएं। और कुछ ये कहते हैं कि इस बालक को बच्चों के साथ ही पढ़ना चाहिए। क्यों? इससे कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये बालक को आप अलग कर देंगे, इस बालक को कक्षा से अलग कक्षा में बैठा देंगे, तो पहली बात तो ये बालक सामाजिक रूप से क्या होगा, अपने आप को अलग मानने लगेगा और सामाजिक रूप से डेवलपमेंट इसका जो हो रहा था वो नहीं हो, रुकने लगेगा वहां से। तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम समान बच्चों के साथ पढ़ाएंगे इसको अगर, तो इस बालक का ह्रास होगा, वहां बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा वहां पे। इसकी व्यवस्था ये होती है, इसकी व्यवस्था है कि बालक के लिए अलग से कुछ शिक्षक, कुछ अलग से व्यवस्था करिए, विशेष बच्चों पर ध्यान दीजिए इस पर। ये बालक क्योंकि जो भी काम देंगे इस बालक को तुरंत करके दे देगा आपको, तो इस बालक को प्रश्नों का क्रम, प्रश्नों का कठिन से कठिन स्तर, इसका स्तर ज्यादा बढ़ा रखिए आप इसका। इसके लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था करिए ऐसे बालकों के लिए। पहली बात तो क्या है, विस्तृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था करिए। और दूसरी चीज क्या है कि कक्षोन्नत करिए इस बालक। कक्षोन्नत माने क्या होता है, कक्षोन्नत माने क्या होता है, कक्षा पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में मतलब प्रमोट कर देना सर, प्रमोट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर बालक वास्तव में मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है, बालक अगर मान लीजिए 3 में है, आप देख रहे हैं लगातार बहुत तेज, इसको क्या करिए 3 से तक 4 में कर दीजिए इसको। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये भी गलत है। वर्तमान जो परिवेश आपका प्राइमरी और बाकी कक्षाओं का जो है, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बालक को उसी कक्षा में अलग से कुछ व्यवस्था दीजिए आप, जैसे पुस्तकालय बनवाइए, बच्चों को खेलने के लिए संसाधन दीजिए, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, बच्चों को कहानियां और बाकी चीज करने सृजनात्मक अवसर दीजिए वहां पे बच्चों को, ताकि उसका मन थोड़ा सा अलग तरीके से लगे वहां पे।
कुछ उसको योगात्मक कार्य करवाइए बच्चे से। तो सारी चीजें यहाँ पे हैं भाई। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, इसका IQ लेवल चेक करके इसको प्रमोट कर दीजिए। तो भाई 3 का 4 में कर दीजिए, 4 का 5 में कर दीजिए, लगातार इसको आगे बढ़ाते चले जाइए। अगली चीज यहाँ पे है सांस्कृतिक शिक्षा। बालक को संस्कृत की शिक्षा दीजिए, सभ्यता के बारे में बताइए और व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दीजिए आप। पहली बात तो यह है कि इस बालक चूंकि प्रतिभाशाली बालक है, समान बालकों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, विशेष रूप से इस बालक को आपको संभालना है। इसके लिए अलग से आपको रिकॉर्ड देना है, अलग से आपको इसको समझदारी करना, मतलब हर चीजें इस बालक को आप विशेष रूप से आपको गौर करते रहना है। इस बालक को क्या आवश्यकता है, किस तरह से काम करवाना है इसको हमको है, क्योंकि जानते हैं आप कि ये बालक जो कक्षा में ध्यान नहीं देगा। अगर आपको समान तरह इसके साथ ट्रीटमेंट अगर आपको समान बालकों की तरह करेंगे तो बिल्कुल कक्षा से बाहर निकल जाएगा। अगली है यहाँ पे है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना विद्यालय में। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके हुए, बच्चों का कल्चरल कार्यक्रम जो होता है, जैसे आप जो बच्चों में नाटक वाली व्यवस्था, नाटक करवा दीजिए, कबड्डी करवाइए या PT, इस तरह के मतलब पाठ्य सहगामी, अंताक्षरी जो होती है अंताक्षरी करवाइए। ऐसे क्रियाओं में बालक जो होता है, प्रतिभाशाली बालक चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता है। और नेतृत्व प्रशिक्षण, जैसे आप देखते होंगे हर विद्यालय में एक क्या मॉनिटर बनता है। मॉनिटर कौन बनता है विद्यालय का? यही बालक रहता है, यही बालक मॉनिटर कक्षा का बनता है। पूरे कक्षा को अब आपकी तरह डील करता है। जैसे आप नहीं अगर हैं तो उस दिन पूरा बच्चे को यही डील करेगा। जी सर। तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहाँ पे, और आपकी जिम्मेदारी को आराम से निभाने लगता है। पिछड़े बालक बताओ क्या करेंगे आप? पिछड़े बालक का निवारण कैसे करेंगे? मान लीजिए सामान्य बालक हो गया है, पिछड़े बालक के लिए क्या करेंगे आप? किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? इसके लिए एक रेमेडियल टीचिंग होती है, रेमेडियल जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। कोई बालक मान लीजिए बीमार पड़ गया, 2 महीने के लिए, तो विद्यालय में नहीं आ पाया हो, तो क्या दिमाग से कमजोर है वो? नहीं, दिमाग से कमजोर नहीं है वो, लेकिन उस टाइम पे बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आ पाया, पिछड़ गया आपसे। उस टाइम पे उसको क्या करिए? उस टाइम पे उस बच्चे को विशेष रूप से 1 घंटा 2 घंटा के लिए टाइम समय दीजिए उसको, वो पुरानी चीजों को समझाइए उसको। इसी को रेमेडियल या इसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। पिछड़े बालक को, जो बालक विद्यालय में आपके आते हैं किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, उन बालक को आप है इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दीजिए, आपको पढ़ाइए, आप रेमेडियल टीचिंग दीजिए उनको। दूसरी चीज क्या है कि शारीरिक दोष का पता करिए। जैसे मान लीजिए कोई बालक आंख से परेशान है और उसको निकट दृष्टि दोष है, उसको दूर दृष्टि दोष है, कौन सा दोष पता करके बालक को जो है कि उपकरण उपलब्ध कराइए। जैसे कोई बालक कान से परेशान है तो कान वाला यंत्र दिलवाइए उसको, आंख वाला है तो उसको आंख के डॉक्टर के पास भेजिए। अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो विद्यालय में बच्चे जो आते हैं, अक्सर कीड़े से परेशान ज्यादा रहते हैं, कीड़े से, उनका वजन नहीं बिल्कुल बढ़ता है। जी सर। कीड़े का मतलब होता है जो पेट में कीड़ा, इसको हम बोलते, कौन सी दवा देते हैं? अल्बेंडाजोल खिलाते हैं, अल्बेंडाजोल खिलाते हैं। तो कीड़े की वजह से बालक का मानसिक स्तर, शरीर बिल्कुल दुर्बल, बिल्कुल तरह हो जाता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, और हमारा परिवार ध्यान उस पर नहीं देता है। अगर बच्चे पेट में कीड़ा अगर है, 6 महीने में एक बार दवा जरूर दीजिए उसको। और बच्चे पेट में कीड़ा, उसका शारीरिक वजन उसका बढ़ेगा नहीं, उसका और दिमागी रूप से कमजोर रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, थका हुआ महसूस करेगा। इस सारी चीजें उसके साथ उसके होने वाली हैं। तो बालक के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। परिवार की निर्धनता भी इसमें, जब आप कुछ कारण होते हैं, जैसे परिवार अगर गरीब, अगर आपका है परिवार गरीब है तो बच्चों को कॉपी किताब व्यवस्था नहीं कर पाएगा, तो बालक की कलम मांगे, कलम नहीं मिलेगी। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिसके पास कॉपी कलम नहीं होती है, तो आप कहेंगे कि बच्चा सीख नहीं रहा है। भैया कॉपी कलम नहीं लेके कैसे सीखेगा? वो लिखना पढ़ना कैसे उसको आएगा? और घर जाने के बाद उसको घर की तरह बकरी चलाना पड़ेगा उसको। घर पहुंचते उसको बकरी लेके जाओ, बकरी लेके जाओ, चला लाओ इसको, भैंस चला लाओ, इसकी व्यवस्था कर लो। मतलब काम वहाँ पे घर पे रहते हैं जो बच्चों को करना पड़ता है, गरीब बच्चों को।
इसलिए उस सामान्य जी। बच्चों की तरह जो है सीखना बाधित होता है। और पिछड़े बालकों की विशेषता ये भी समस्या होती है कि परिवार ध्यान लगभग नहीं के बराबर देता है इन पर। जो परिवार होता है हमारा है, पिछड़े बालकों पर ध्यान जो लगभग नहीं के बराबर देता है, शिक्षा को वैल्यू बहुत कम देता है वो, क्योंकि खुद अनपढ़ होता है वो, इसलिए भी उन बालकों पर ध्यान नहीं दे पाता। और एक चीज और यहीं पर दिया हुआ है, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। पिछड़े बालकों के लिए क्या करिए, एक विशिष्ट विद्यालय की स्थापना करिए जहाँ पिछड़े बालकों को पढ़ाया जाए। लेकिन इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा मना किया है कि नहीं ये ठीक नहीं है, बालक अगर अलग से पढ़ेगा तो उसका जो सामाजिक विकास सही सही नहीं होगा। विशिष्ट विद्यालय की स्थापना मान लीजिए अगर ये नहीं कर पाते आप, फिर क्या करिए, विशिष्ट कक्षा की स्थापना कर दीजिए विद्यालय में। विद्यालय में क्या करिए, विद्यालय में अलग से कक्षा बना दीजिए। जैसे मान लीजिए 2-4 बालक मिल गए आपको, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, इन बालकों को अलग कर दीजिए कक्षा में, अलग करके इनको विशेष रूप से पढ़ाइए इनको। मान लीजिए आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, बच्चे आप ऐसे हैं इनको छोटा बड़ा नहीं अभी तक आ रहा है, तो क्या करेंगे आप वहाँ पे, वहाँ पर कंडीशन ये है जैसे बालकों को हम अलग कक्षा में बैठा करके पहले इनको मात्रा छोटा बड़ा सिखाएं, पहले इनको हम तब उनको उस कक्षा में ले जाएं। तो ये चीज यहाँ पे है, ऐसे बच्चों को आप अलग से कक्षा में बैठा सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, छोटे समूह में शिक्षा दीजिए इनको, मतलब एक बड़ा ऐसा नहीं 10 पे 50-60 लोग बैठा लीजिए उसी में पढ़ाइए इनको, तभी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे बालकों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए किसी का कथन भी यहाँ पे एक है कि अधिकतम 20 बच्चे ही कक्षा में हो। एक कक्षा में क्या होने चाहिए, 20 बच्चे से कम संख्या होनी चाहिए। पिछड़े बालक को अगर है कक्षा में तो 20 बालक ज्यादा संख्या ना हो कक्षा में, तभी आप बालकों को विशेष रूप से ध्यान दे पाएंगे। अगला आपका यहाँ पे देखिए, पिछड़े बालकों को लेकर के अगली बात क्या है, इन बच्चों को हस्तशिल्प की कक्षा, हस्तशिल्प मतलब पिछड़े बालक होते हैं भाई, कोई काम तो कर नहीं पाएंगे, इनको कुछ ऐसा सिखाया जाए जो उनके जीवन में काम आए। जैसे मेरे गांव में एक बच्चा है जो कि मूक बधिर है, मतलब बोल नहीं पाता ना ही सुन पाता है वो, तो उसको स्पेशल रूप से उसको वहां देखे दिव्यांग बालकों में आएगा वो, उसको स्पेशल रूप से उसको दाढ़ी बाल वाली ट्रेनिंग दी गई, मतलब दाढ़ी बाल बनाओ तुम। और हमारे गांव का इसमें सबसे अच्छा दाढ़ी बाल काटने वाला वही है। गांव आप लोग बाजार में नहीं जाते हैं, पूरे गांव के लोग उसी के पास जाकर दाढ़ी बाल कटवाते हैं, क्योंकि उस बालक की समस्या को समझा गया कि बालक भाई कुछ कर तो पाएगा नहीं अभी, तो क्या किया जाए, इसको विशेष रूप से कोई ट्रेनिंग कोई दिया जाए जो इसके जीवन पर हो, जो इसको जहाँ पे वो सीख सके कर सकता हो, जो रोजगार पर रखो। तो पिछड़े बालकों को जो है इस तरह की विशेष रूप से शिक्षा जो यहाँ पे दी जाए, ताकि कोई एक हस्तशिल्प मतलब कोई किसानी करने वाला काम, चाहे खेती करने वाला काम, चाहे उसको जो है फर्नीचर वाला काम, मतलब इस तरह कोई ना कोई काम उसको सिखा दिया जाए ताकि वो आगे चलकर उस काम को आराम से कर ले जाए। और देखिए यहाँ पे चलिए, तो ये कुछ विशेष बातें हो गई जो आपके पिछड़े बालकों को लेकर के। अब दिव्यांग बालकों के बारे में आप जान ही रहे हैं भाई, इनके लिए दिव्यांग विद्यालय भी खोले जाते हैं, दिव्यांग विद्यालय इनके लिए बनाए भी गए हैं। आपके दिल्ली मुंबई आपके बस्ती में विद्यालय एक आपके है। और यही नहीं, आपके विद्यालयों में भी, प्राइमरी विद्यालयों में भी विशेष रूप से हर ब्लॉक स्तर पर 2-3 अध्यापकों की नियुक्ति होती है। जहां जहां पर ये बच्चे मिलते हैं, जहां पे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने वाला काम स्पेशल एजुकेशन वाले स्पेशल एजुकेटर से, हाँ वो लोग आकर के इन बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालय में आकर के, घंटा 2 हफ्ते में 1-2 दिन आएंगे और बच्चों को आकर के पढ़ाएंगे। और बस्ती में बच्चों के दिव्यांग विद्यालय की भी स्थापना की गई। यहाँ बच्चे जाकर बस्ती में जाकर बच्चे पढ़ते हैं जाकर के, मूक बधिर पढ़ाने वाले ट्रेनर आते हैं, बच्चों को सिखाते पढ़ाते वहां पे। चलिए, और सृजनात्मक बालक जो आपके होते हैं, ये बालक आपके किस में आते हैं, बालक आपके जो है विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। अलग बात है इनका IQ लेवल इनका 100 से या 90 से 110 के बीच में ही रहता है, लेकिन फिलहाल ये विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जैसे मैंने 2 नाम लिया आपका, जैसे कि आपके क्या नाम बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, सचिन तेंदुलकर तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 12 साल की उम्र में ही हमें लग रहा है कि क्रिकेट खेलने लगते हैं और शतक मार लेते हैं। 12 साल की उम्र में शतक मारते हैं सचिन तेंदुलकर।
तो उसमें 10 पास नहीं थे, शायद उसमें 10 पास भी उसमें नहीं थे। तो लेकिन उनके पास क्या था, सचिन के पास एक विशेष प्रकार का गुण था उसमें। इस तरह के बालक आपके सृजनात्मक श्रेणी के बालकों की श्रेणी में आते हैं। मंदबुद्धि बालक बारे में जान ही रहे हैं आप, इनका IQ लेवल 70 से कम हो या 90 से कम वाले बालक जो आपके इसमें आते हैं। चलिए कुछ प्रश्न है हमारे, आपका इसी में प्रश्न मिलेगा, जवाब देना आप लोगों को है। प्रश्न आपके इसी में है, चलिए मैं किताब ढूंढ लूं, नीचे आपके प्रश्न इसी में है। चलिए प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। चलिए भाई, प्रश्न हमारा यहाँ पे है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। क्या सही करेंगे बताइए, करेंगे इसमें आप यहाँ पे क्या सही करेंगे? अपने निर्भर होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। चलिए जवाब देख लीजिए इसका। इसका सब पहला सही, इसका सा सही है, सा ही सही है। चलिए अगला देख लीजिए। एक बच्चा जो ग्रस्त है किसी चीज से, बीच में कुछ जगह भरनी है आपको, है जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, इनमें से कोई एक रहेगा, से ग्रस्त है, वह सा और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। वह शब्द जबलिंग गिटार से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, मॉर्फिया से ग्रसित है और डिसलेक्सिया। क्या सही करेंगे? डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिमिया है और डिसलेक्सिया। क्या सही करेंगे? डिसलेक्सिया। इसमें देखिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, इस तरह बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे आपको, सा को वाज पढ़ते हैं और न्यूक्लियर को अनक्लियर, मतलब थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाते हो। देख लीजिए इसमें कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया है, पठन विकार। देखिए डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है ये। अगला देखिए आपका है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? जवाब दीजिए इसमें से। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क के साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करता। क्या कर सकती है बताइए, क्या सही करेंगे? दा वाला सही। भाई एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कुछ विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कहना, मतलब कुछ कहना चाह रही हो, उसमें से कह रही कहना सबसे उचित क्या होगा यहाँ पे? दा वाला कुर्सी वाले बच्चे, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा भाई हमको। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। जी सर, तो बहुत सही होगा, साथियों से सहयोग ले सकता है। वाले बच्चे अपने समवयस्क साथी से मदद ले सकते हैं। जी देखते हैं सही क्या है इसमें, देखते हैं जवाब देखते हैं। सा वाला सही किया हुआ है। शारीरिक रूप से असुविधाजनक बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं।
जी सर। शारीरिक रूप से असुविधाजनक बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चलिए, अब लोग फेल हो गए यहाँ पे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को नंबर 1 यहाँ पे आ है, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। सर, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। भाई बा वाला भी तो सही लिख रहा है इसमें, ऐसे बा वाला सहयोग भी की तो सही है। बात सही है। तो प्रतिभाशाली बालकों को अधिक पाठ्यक्रम चाहिए, लेकिन समान विद्यालय उनको उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो देखते हैं सही क्या इसका है, जवाब देखते हैं। चलिए, बा वाला भी सही है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे भरना आपको है के कारण प्रतिभाशाली होता है। के कारण प्रतिभाशाली होता है। अब यहाँ खोजना इसमें क्या भरना आपको यहाँ पे, मनोसामाजिक कारणों से, वातावरणीय प्रेरणा से, अनुवांशिक रचना से, बी और सी का संयोजन। क्या सही करेंगे? बी इसमें आपका ए है, बी माने बा अनुवांशिक रचना हो गई, और सी का मतलब वातावरणीय प्रेरणा। क्या सही करेंगे? सही है इसमें दोनों स्थिति है सर। दोनों में तो दा वाला सही हो जाएगा ना, बी और सी। देखिए वातावरणीय और अनुवांशिक दोनों का योग ही व्यक्तित्व होता है। दोनों का गुणनफल ही व्यक्तित्व है। प्रतिभाशाली बनने के लिए भाई अगर बहुत बढ़िया बिया अगर खेत में लाके डाल दें आप और ना दें तो बिया बढ़िया होगी? नहीं होगी। नंबर 1 IQ का छात्र अगर गंदी जगह पहुंच जाए, वो जहाँ कुछ भी ना हो, तो बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा वहां जाकर के। हमको लग रहा है इसमें दा वाला सही है। चलिए, सही जवाब आपका है, दा सही आपका है। चलिए, प्रतिभाशाली बालक मिला है, तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। सही है। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरा पाठ याद कर लेते हैं। वस्तु चिंतन करते हैं। कम समय में ही और प्रेरणा का अनुसरण करते हैं। क्या सही करेंगे? क्या सही करेंगे बताइए भाई, तीनों में से क्या, चारों में से क्या सही करेंगे आप? दा वाला सही, दा। तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। हमको लग रहा है पहला सही इसका है। सही है। तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बालक बहुत तेजी से सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। तीव्रता और आसानी से। चलिए, इसका देख लीजिए। सही है। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है, वह कहे जाते हैं मंद अधिगमकर्ता। मतलब धीमे सीखने वाले, इनको क्या बोलेंगे आप? पिछड़े बालक, विशेष बालक, मानसिक रूप से कमजोर, अपराधी। विशेष बालक सर। बिल्कुल, विशेष बालक तो होते ही हैं। मंद अधिगमकर्ता विशेष बालक में आते हैं। तो एक्सेप्शनल में आएंगे ही, कोई समस्या नहीं। पिछड़ा बालक भी उन्हीं को कहा जाता है। पिछड़ा बालक भी उन्हीं को कहा जाता है जो मंद अधिगमकर्ता होते हैं। देखते हैं दोनों समस्या में है। फिलहाल विशेष बालक में सारे बालक आपके आएंगे, मंद बुद्धि वाले भी आएंगे, पिछड़े बालक भी आएंगे, प्रतिभाशाली भी आएंगे। देखते हैं जवाब क्या सही करता है यहाँ पे। चलिए, आ वाला सही किया है, आ वाला सही किया है। पिछड़े बालक हैं ये। पिछड़े बालक तो बिल्कुल थे ही, लेकिन ये विशेष रूप से विशेष भी देकर समस्या खड़ी कर दिया यहाँ पे। विशेष में पिछड़ा बालक है वो, उसे बात बिल्कुल सही थी। सटीक उत्तर हमारा यही था। सटीक उत्तर हमारा आ वाला ही है। नहीं, विशेष तो विशेष के अंतर्गत पिछड़ा बालक दिया हुआ है। तो पिछड़ा तो दिया, पिछड़े भी आते हैं, विशेष भी आते हैं। विशेष, पिछड़ा विशेष में भी आते हैं।
ये पिछड़ा सही आपका इसका है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, त्रिआयामी आकृति द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही करेंगे? वो त्रियामी मौखिक भाई व्याख्यान दो द्वारा। दो दृष्टि दोष है ना, तो बच्चे देखे छू करे तो सीखेंगे, यही वाला सही होगा ना। भाई दृष्टि दोष है तो बच्चे कोई चीज छू करके ही सीखेंगे। देख सकते हैं जवाब क्या इसका है? बा वाला सही है। फिर 9वां प्रश्न देख लीजिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। बताइए भाई क्या सही करेंगे आप लोग? देखिए पढ़ के बताइए। ए वाला था। उनमें केवल गणित की कठिनाई होती है, उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है, उपयोग में। चलिए बिल्कुल आपका पहला वाला सही होना चाहिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन तथा शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है ये। चलिए सही जवाब आपका है। अगला देख लीजिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो देश की प्रगति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद के लिए सिखाना। एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। चलिए सही होना चाहिए। चुनौती वाला सही किया। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। विशेष अध्ययन के लिए बाकी लोगों से अलग कर देना, उसे अलग कक्षा बनाना। एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसको सारे कक्षाओं से अलग करके पढ़ाएगी उसको विशेष रूप से। चलिए कभी देता नहीं करना, कभी देता करना है, बहुत सारे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं होता किन बच्चों के? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु के बच्चों पर, 14 से 18 के बच्चों के पर, बच्चों के नियमित उपस्थिति पर। क्या सही करेंगे? 6 से 14 वर्ष वर्ग के बाद। शिक्षा का अधिकार आपका जो है जूनियर तक है, शिक्षा का अधिकार भी जूनियर तक ही है आपका, तो जूनियर वाला 14 तक पूरा हो जाता है। तो उम्र के बच्चे जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाते हैं। 6 से 14 सर। चलिए सही है आपका जवाब। जवाब सही आपका है, 14 से 18 ही। नहीं 6 से 14 तो आते हैं भाई। 6 से 14 मान प्राइमरी जूनियर की स्थिति हो गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है प्राइमरी जूनियर के लिए ही बना हुआ है। 6 से 14 उसके ऊपर के, हाँ उसके ऊपर की कक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, तो प्राइमरी जूनियर के बच्चों पर ही लागू होता है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? बताइए भाई। मलेरिया रोग हुआ है, डिस्लेक्सिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। चलिए वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त है भाई। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। विशेष शिक्षा सर। समावेशी, विशेष, समेकित, शिक्षा कोई नहीं।
विशेष शिक्षा। भाई विशेष शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं कोई है। एक समय की हाँ सर, शिक्षा यहाँ पे स्पेशल होती है, समय की शिक्षा, समय समावेशी और समय की स्पेशल शिक्षा दो शिक्षाएं हमने पढ़ा हमने है। जैसे बच्चों को भी हाँ जो है साथ रखकर ही पढ़ाया जाता है। देखते हैं, समेकित है। देखिए दूसरा पहला वाला सही है, समावेशी शिक्षा। जैसे निःशक्त बच्चों को भी सारे बच्चों के साथ रखकर पढ़ाया जाता है इस समय की शिक्षा में, जी समावेशी सर। शिक्षा में। अगर कोई बच्चा विकलांग है, कोई प्रतिभाशाली है, इन सारे बच्चों को हम एक ही कक्षा में बैठा दें, उनकी पढ़ने की व्यवस्था अलग अलग करते हैं हम। कक्षा बैठाएंगे एक में, लेकिन सारे बच्चों पर विशेष रूप से हम ध्यान करेंगे कौन विकलांग है, कौन प्रतिभाशाली है, और उन सारे बच्चों को अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम बना करके हम बच्चों को अलग अलग तरह के कार्य देंगे, गृह को अलग अलग तरीके से देंगे। ये आपकी समावेशी शिक्षा है। अगला देख लीजिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है या कथन है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास विकलांग मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। क्या सही करेंगे भाई? स वाला सर। हमको भी सही लग रहा है सा वाला ही। सा वाला है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही होना चाहिए। कोरिलेट करता है सर। चलिए सा सही है क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई समस्या है, आप मानसिक रूप से ही परेशान होंगे, आपका मानसिक विकास भी सही नहीं होगा। निःशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में। अभी तो सर नियमित विद्यालयों में ही हो रहा विद्यालय सर। है। लोगों के लिए सेंट्रल विशेष फंडेड विद्यालय प्रोजेक्ट बनाया है, गया। सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट है ये। जी सरकार से देखते हैं जब आप क्या देखते हैं, जब आप क्या सही किया है। देखिए इसमें सही अगर होगा तो या तो होगा आपका नियमित विद्यालय या तो आपका विशेष विद्यालय। देखता हूँ सही क्या करता है। नियमित विद्यालय ही सही किया है, तो ये सही आपका जवाब बिल्कुल निकला। चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। क्या सही करेंगे? लचीलापन। लचीलापन। मौलिकता होती है उसमें, बिल्कुल सही है। अनुशासन होता है। सृजनशीलता में अनुशासन होता है, प्रतिभाशालियों में होता है। सृजनशीलता वाले बालकों में अनुशासनहीनता हो सकता है। अनुशासन होगा। धारा प्रवाहिता और लचीलापन, लचीलापन नहीं होता उनमें, है अधिक होते हैं। बिल्कुल सही हो सकता है आपका जवाब। देखता हूं मैं। धारा प्रवाह सही कौन किया? अनुशासन ही सही किया है, अनुशासन ही सही किया है। निम्नलिखित में से सृजनात्मक सृजनशीलता, देखिए भाई अनुशासन प्रिय नहीं होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं, ये अनुशासन किसी अपने पर किसी को छोड़ते नहीं है। मौलिकता, प्रभाव, धारा प्रवाहिता और लचीलापन सब इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये नहीं होता है। जबकि प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय होते हैं। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। क्या सही करेंगे? इसको आप जैविक कह सकते हैं। चोट के कारण आई है, नहीं भाई चोट के कारण आई है ना, चोट के कारण आई है, चोट के कारण ऐसा हुआ सब। तो क्या सही है भाई? आकस्मिक मंदता करेंगे क्या? ये तो सही नहीं है।
देख लेते हैं। देखिए, सही जवाब का जैविक बताइए। जैविक मंदता है, लेकिन चोट के कारण आई है। जन्म के समय लगे चोट की वजह से। लास्ट प्रश्न आपका, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बीच में आवाज ना करिए आप लोग भाई। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? अधिगम विकलांगता, मानसिक मंदता, अटेंशन क्या लिखा है, डेफिस्टिक हाइपर डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। और देखिए डिसलेक्सिया है ये, तो क्या सही करेंगे आप? मच्छर काटा था। तो डिसलेक्सिया ही होगा। चलिए, तो आपकी पूरी हो गई। चलिए, कक्षा आपकी पूरी हो गई।